नमस्कार, खबरें भी तक देख रहे हैं आप। मैं आपके साथ मुमताज खान और इस वक्त मैं हाजिर हूं अपना बेहद खास कार्यक्रम खबर की तह तक लेकर आपके दरमियान। इस कार्यक्रम के जरिए हम पहुंचते हैं तमाम उन अहम खबरों की तह तक जो सीधे आम आदमी के सरोकार से जुड़ी होती हैं और इसमें हमारी मदद करते हैं हमारे ब्यूरो चीफ्स, हमारे तमाम सीनियर साथी। चलिए शुरुआत करते हैं। हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर बुधवार को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के आवास पर एक महत्वपूर्ण बैठक हुई। 2 घंटे से भी ज्यादा समय तक चली इस बैठक में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा मौजूद रहे। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी और केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल और हरियाणा में पार्टी के चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान भी इस बैठक में मौजूद रहे। इस बैठक में हरियाणा में आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर चर्चा हुई और रणनीतियों पर विचार किया गया। बता दें आपको कि लोकसभा चुनाव में हरियाणा में बीजेपी का प्रदर्शन उम्मीद के मुताबिक नहीं रहा, लिहाजा बीजेपी ने अब कमर कस ली है कि विधानसभा चुनाव में रिजल्ट अच्छा देना है। और हमारे पॉलिटिकल एडिटर अनिल मोर है मेरे साथ इस खबर पर। अनिल, हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर संजीदा हैं सभी पार्टियां, इसे लेकर दिल्ली में एक अहम बैठक हुई। क्या खास था इस बैठक में? कौन कौन से बड़े बीजेपी नेताओं ने इस बैठक में शिरकत की? किस तरह से मंथन किया गया? तफसील से बताइए। देखिए, बिल्कुल बीजेपी ने हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर कमर कस ली है। बीजेपी केंद्रीय नेतृत्व लगातार हरियाणा बीजेपी नेताओं की बैठक ले रहा है। मुमताज, पिछले हफ्ते भी बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी के राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बीएल संतोष ने हरियाणा बीजेपी के बड़े नेताओं की बैठक ली थी। पिछले हफ्ते भी बैठक हुई थी और कल शाम को एक बार फिर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में एक बैठक हुई है। अमित शाह के आवास पर बैठक हुई। इस बैठक में हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी मौजूद रहे, केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल मौजूद रहे। इसके अलावा हरियाणा विधानसभा चुनाव के प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान, सह प्रभारी और प्रदेश के प्रभारी विप्लव देव खास तौर से इस बैठक में मौजूद रहे। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि एक हफ्ते के अंदर अंदर दूसरी इतनी बड़ी बैठक ली है। कल की अगर बैठक की बात करें, कई महत्वपूर्ण मुद्दों को लेकर बैठक में चर्चा की है। हरियाणा विधानसभा चुनाव ज्यादा दूर नहीं है, मोटा मोटा 3 महीने बचे हुए। तो ऐसे में हरियाणा विधानसभा चुनाव की रणनीति को लेकर चर्चा की बैठक में की गई। 29 तारीख को गृह मंत्री अमित शाह हरियाणा आ रहे हैं। 29 तारीख को पंचकुला में वो बीजेपी की विस्तारित प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक को संबोधित करेंगे। तो ऐसे में कल जो बैठक हुई है, तो कल की बैठक में प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक को लेकर जो रणनीति है उसको लेकर भी चर्चा की गई है। इसके अलावा जो हमें सूत्र दावा कर रहे हैं, हमारे सूत्रों के हवाले से दावा किया जा रहा है कि हरियाणा बीजेपी को जल्दी ही नया प्रदेश अध्यक्ष बनेगा। तो ऐसे में कल की बैठक में प्रदेश अध्यक्ष के नाम को लेकर भी चर्चा की गई है। वहीं राज्यसभा की एक सीट पर चुनाव होना है आने वाले दिनों में। तो राज्यसभा की जो एक सीट खाली हुई है दीपेंद्र हुड्डा, क्योंकि पहले राज्यसभा में थे, अब वो लोकसभा में चले गए हैं। उनके लोकसभा में जाने के बाद तो वो सीट खाली हो गई 2 साल के लिए। तो उस सीट पर बीजेपी किसे राज्यसभा में भेजे, तो कौन से समीकरण यहाँ पर साधे जाए, तो तमाम पहलुओं को लेकर कल की बैठक में चर्चा की गई। क्योंकि खुद अगर देखा जाए, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और गृह मंत्री अमित शाह ने खुद हरियाणा को लेकर कमान अपने हाथ में ले रखी है। लगातार वो संजीदा हरियाणा को लेकर हो रहे हैं, लगातार बैठकें कर रहे हैं। पिछले हफ्ते भी बैठक की गई, कल देर शाम में बैठक की गई और कल, जैसे मैंने आपको बताया कि कल की बैठक में विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी लगातार रणनीति पर चर्चा कर रही है। लगातार यही चर्चा की जा रही है कि जो लोकसभा चुनाव परिणाम रहा, लोकसभा चुनाव के लिहाज से बीजेपी किन किन विधानसभा सीटों पर मजबूत हुई और कहां कहां पर कमजोर हुई है। तो ऐसे में कल की बैठक में कमजोर सीटों पर खास तौर से फोकस किया गया कि जो बीजेपी जिन सीटों पर कमजोर हुई है, जो वोट बीजेपी को नहीं मिले। बीजेपी का भी मानना है कि चाहे किसान वर्ग हो, एससी वर्ग हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ये जो 4 वर्ग थे, इन 4 वर्गों के वोट बीजेपी को जितने मिलने चाहिए थे उतने नहीं मिले। तो ऐसे में बीजेपी आने वाले दिनों में चाहे किसान हो, कर्मचारी हो, सिख हो, एससी वोट हो, इनको किस तरीके से लुभा सकती है, इन वोटों को अपनी तरफ किस तरीके से आकर्षित कर सकती है, इसको लेकर भी रणनीति बनाई गई है। जैसे मैंने आपको बताया कि राज्यसभा की सीट को लेकर भी बीजेपी नेतृत्व लगातार मंत्रणा कर रहा है कि राज्यसभा से बीजेपी किसे भेजे। तो तमाम पहलुओं को लेकर चर्चा कल की बैठक में की गई है। ठीक है अनिल, आपने क्या अनिल, आने वाले कुछ ही दिनों में कोई बड़े कार्यक्रम की भी संभावना है हरियाणा में बीजेपी की तरफ से? देखिए, 29 तारीख को गृह मंत्री अमित शाह हरियाणा आ रहे हैं। पंचकुला में बीजेपी की कार्यकारिणी की विस्तारित बैठक को वो संबोधित करेंगे। एक कार्यक्रम तो यही बड़ा है, लेकिन कल जो बैठक हुई है, जैसे मैंने आपको बताया कि बीजेपी किन किन सीटों पर कमजोर हुई है, किन किन विधानसभा सीटों में बीजेपी को अपेक्षाकृत कम वोट मिले हैं, किन किन वर्ग में बीजेपी को वोट कम मिले हैं। जो बीजेपी नेतृत्व का मानना है कि चाहे किसान हो, कर्मचारी हो, सिख, एससी, ये जो 4 वर्ग है, यहाँ पर बीजेपी को कम वोट मिले। तो ऐसे में आने वाले दिनों में इन वर्गों को किस तरीके से लुभाया जा सकता है, जो अगर बीजेपी
बीजेपी निचले वर्ग तक कैसे काम कर सकती है, बूथ लेवल तक किस तरीके से पार्टी को मजबूत किया जा सकता है, तमाम पहलुओं को लेकर बीजेपी की तरफ से चर्चा की गई है। बीजेपी आने वाले दिनों में हरियाणा का अध्यक्ष कौन होगा इसका फैसला कर सकती है। कल की बैठक में चर्चा की गई है कौन से समीकरण वहां पर साधे जाएंगे, जाति के समीकरण साधे जाएंगे या क्षेत्रीय समीकरण साधे जाएंगे, वो देखने वाली बात है। राज्यसभा में किसे भेजा जाएगा, बाहर से आई पार्टी के नेता को भेजा जाएगा या पार्टी के किसी पुराने नेता पर दाव लगाया जाएगा, तमाम पहलुओं को लेकर कल भी चर्चा हुई है। आने वाले दिनों में यह स्पष्ट हो जाएगा कि बीजेपी राज्यसभा में किसे भेजेगी, हरियाणा बीजेपी का अध्यक्ष कौन होगा। हरियाणा बीजेपी के अध्यक्ष को लेकर बीजेपी लगातार मंथन कर रही है, तो संभावना है कि हरियाणा बीजेपी को जल्दी ही नया अध्यक्ष मिल सकता है। ठीक है अनिल, आपने हरियाणा बीजेपी की कार्यकारिणी की बैठक पंचकुला में होगी 29 तारीख को। अमित शाह खुद इस बैठक की अध्यक्षता करेंगे। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल, सीएम सैनी भी इस दौरान मौजूद रहेंगे। ओम प्रकाश धनखड़, सुधा यादव, कैप्टन अभिमन्यु, कुल मिलाकर हरियाणा बीजेपी के तमाम बड़े चेहरे 29 तारीख की इस मीटिंग में शामिल रहने वाले। अनिल, बिल्कुल, देखिए हरियाणा बीजेपी की विस्तारित प्रदेश कार्यकारिणी की मुमताज ये बैठक है। अमूमन जो प्रदेश कार्यकारिणी होती है, प्रदेश कार्यकारिणी में 150-200 के आसपास नेता होते हैं, उतनी लंबी चौड़ी लिस्ट नहीं होती। लेकिन जो 29 तारीख को बैठक बुलाई गई, विस्तारित प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक है। इस बैठक में बीजेपी के हरियाणा के जो 2500 से ज्यादा जो नेता कार्यकर्ता मौजूद रहेंगे। गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में बैठक होगी, दिन भर ये बैठक चलेगी। पंचकुला में बैठक होनी, इस बैठक के कार्यक्रम किस तरीके से रहेंगे इसको लेकर आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की जानी। स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता, हरियाणा बीजेपी के महामंत्री मोहनलाल बड़ोली प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। और जो कार्यकारिणी रहेगी, इस कार्यकारिणी में जो बीजेपी के तमाम दिग्गज मौजूद रहेंगे। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी, केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल मौजूद रहेंगे। बीजेपी के सभी विधायक, सभी सांसद, सभी जिला अध्यक्ष, सभी जिला प्रभारी, संगठन के पदाधिकारी, वो सारे के सारे नेता मौजूद रहेंगे। वहीं जो विधानसभा चुनाव प्रभारी नियुक्त किए गए धर्मेंद्र प्रधान, वो खासतौर से पहुंचेंगे। सह प्रभारी और प्रदेश प्रभारी विप्लव देव भी बैठक में मौजूद रहेंगे। और कहीं ना कहीं जो प्रदेश कार्यकारिणी होती है, प्रदेश कार्यकारिणी क्योंकि हरियाणा में चुनाव का अब ज्यादा समय नहीं बचा, 3 महीने चुनाव के बचे हैं, तो मुमताज जो गृह मंत्री अमित शाह कहीं ना कहीं पार्टी के सभी नेताओं को, कार्यकर्ताओं को विधानसभा चुनाव की तैयारियों में जुटने के निर्देश देंगे कि बीजेपी को किस तरीके से विधानसभा चुनाव में जाना है, कौन कौन से मुद्दे लोगों के बीच लेकर जाने हैं, जो कमियां, जो खामियां लोकसभा चुनाव में रह गई थी, उन कमियों खामियों को विधानसभा चुनाव में कैसे दूर करना है, 3 महीने कार्यकर्ताओं को किस तरीके से परिश्रम मैदान में करना है। तो कहीं ना कहीं अमित शाह की तरफ से सभी कार्यकर्ताओं को निर्देश दिया जाएगा। और अमूमन जब भी कार्यकारिणी की बैठक होती है, कार्यकारिणी की बैठक में कुछ प्रस्ताव भी रखे जाते हैं, कुछ आर्थिक या राजनीतिक प्रस्ताव रखे जाते हैं। देखना होगा कि जो कार्यकारिणी की विस्तारित बैठक होगी, उस बैठक में कौन सा आर्थिक या राजनीतिक प्रस्ताव रखा जाता है। ठीक है अनिल, आपसे गुजारिश है कि आप बने रहे हमारे साथ, अगली अहम खबर पर भी आपका रुख करें। हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस आला कमान की दिल्ली में हरियाणा के नेताओं के साथ बैठक हुई। ये बैठक करीब 2.5 घंटे तक चली। बैठक की अध्यक्षता राहुल गांधी और कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने की। बैठक में राहुल गांधी ने कांग्रेस को साफ पैगाम दिया है कि गुटबाजी किसी की भी हो, बर्दाश्त नहीं की जाएगी। हरियाणा में कांग्रेस सरकार बनाने जा रही है, इसलिए गुटबाजी और आपस में झगड़ा छोड़कर हरियाणा के मुद्दों पर लड़ाई लड़े, तमाम बातें राहुल गांधी ने कही। अनिल, कांग्रेस के भी तमाम दिग्गज खुद कमान संभाले हुए हैं हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर। बीजेपी का आपने बताया हमारे दर्शकों को कि केंद्रीय नेतृत्व खुद दखल दे रहा है हरियाणा चुनाव में। कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही के सामने हरियाणा में अपनी अपनी साख का सवाल है। कांग्रेस की भी बड़ी मीटिंग कल दिल्ली में हुई। राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे इसमें शिरकत करने पहुंचे थे। इस मीटिंग के बारे में तफसील से बताइए। देखिए, बिल्कुल मुमताज ठीक कहा। हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी जितनी संजीदा है, उतनी ही संजीदा कांग्रेस है। कल कांग्रेस आलाकमान की तरफ से हरियाणा बीजेपी के नेताओं की एक बैठक ली गई। कुल 40 के करीब हरियाणा कांग्रेस के कुल 40 के करीब नेता मौजूद रहे। कांग्रेस की बड़ी बैठक थी। खुद इस बैठक की अध्यक्षता जो कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी जो नेता विपक्ष हैं, उनकी तरफ से बैठक की अध्यक्षता की गई। इस बैठक में हरियाणा कांग्रेस के तमाम बड़े नेता, हरियाणा कांग्रेस के अध्यक्ष उदयवान प्रदेश प्रभारी दीपक बाबरिया, नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा, कुमारी शैलजा राष्ट्रीय महासचिव मौजूद रही, वीरेंद्र सिंह समेत जो कांग्रेस के बड़े नेता है, जो कार्यकारी अध्यक्ष है, वो मौजूद रहे। कई वरिष्ठ विधायकों को, जिनमें रघुवीर काद्यान, गीता भुक्कल बुलाया गया था, पूर्व मंत्री अशोक अरोड़ा को बुलाया गया था, यानी जो पार्टी के मुख्य नेता थे 40 के करीब, उन सभी नेताओं को बुलाया गया। तो कल की बैठक में राहुल गांधी ने कांग्रेस के सभी नेताओं को विधानसभा चुनाव की तैयारियों में जुटने के निर्देश दे दिए। इस बैठक में कुछ अहम बातें रही। पहली अहम बात यह रही कि जो लोकसभा चुनाव में कांग्रेस का रिजल्ट रहा, उस रिजल्ट के बाद से कहीं ना कहीं कांग्रेस आलाकमान काफी खुश
प्रदेश कांग्रेस के नेताओं से। तो ऐसे में कांग्रेस आला कमान की तरफ से हरियाणा कांग्रेस के सभी नेताओं को लोकसभा चुनाव में परफॉर्मेंस के लिए बधाई वहां पर दी गई, क्योंकि कांग्रेस ने हरियाणा में 5 सीटें जीती हैं। इसके अलावा जो चर्चा की गई विधानसभा चुनाव की रणनीति को लेकर चर्चा की गई है। कांग्रेस आला कमान की तरफ से हरियाणा कांग्रेस के नेताओं को एक कड़ा निर्देश दिया गया है कि सभी नेता गुटबाजी छोड़े, गुटबाजी छोड़कर जो विधानसभा चुनाव है विधानसभा चुनाव की तैयारियों में लगे। इसके अलावा कांग्रेस आला कमान की तरफ से यह भी कहा गया कि कोई भी नेता ना पब्लिक प्लेटफॉर्म पर किसी तरीके का पार्टी को लेकर बयान देगा, ना मीडिया में बयान देगा। अगर कोई भी पार्टी की इंटरनल बात है वो पार्टी प्लेटफॉर्म पर रखी जानी चाहिए, न कि किसी पब्लिक प्लेटफॉर्म पर रखी जाए, न मीडिया के सामने रखी जाए। ये कड़ा निर्देश दिया गया। इसके अलावा संगठन को लेकर भी खास बात कही गई। राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे की तरफ से केसी वेणुगोपाल जो कांग्रेस के संगठन के महासचिव है उनको कहा गया है कि हरियाणा कांग्रेस का संगठन जल्दी बनना चाहिए। तो प्रदेश प्रभारी दीपक बावरिया की तरफ से कहा गया है कि 15 जुलाई के आसपास जो कांग्रेस का संगठन है वो बन जाएगा। अब देखने वाली बात होगी, दो बातें यहाँ पर देखने वाली हुई कि क्या कांग्रेस इस बार संगठन बना पाएगी, क्योंकि कई डेडलाइन दी जा चुकी है, संगठन नहीं बना। क्या कांग्रेस में गुटबाजी पर रोक लगेगी, क्योंकि कांग्रेस में गुटबाजी को लेकर कांग्रेस आलाकमान गंभीर है कि गुटबाजी हर हालत में रुके, विधानसभा चुनाव की तैयारी में जुटे, क्या गुटबाजी रुकेगी। ये दो बातें अहम रहने वाली है। और कांग्रेस आलाकमान की इस बैठक के बाद हरियाणा कांग्रेस के नेता कितने एकजुट होते हैं, किस तरीके से फील्ड में लगते हैं, किस तरीके से उनके आगामी कार्यक्रम रहते हैं, वो देखने वाली बात रहने वाली है। शुक्रिया अनिल आपका इस खबर की तह तक पहुंचने के लिए, बेहद शुक्रिया आपका। और आगे बढ़ते हुए आपको हरियाणा से ही अगला अहम अपडेट दे रहे हैं। हरियाणा मंत्री परिषद की आज अहम बैठक होगी। चंडीगढ़ में आज दोपहर 2 बजे मीटिंग होगी। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी इस मीटिंग की अध्यक्षता करेंगे। बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसलों पर मोहर लगेगी। विधानसभा चुनाव समेत कई मुद्दों पर भी चर्चा की जाएगी। बड़ा अपडेट आपको हरियाणा से दे रहे हैं हमारे स्टेट हेड जितेंद्र चौधरी हमारे साथ इस खबर पर जुड़ चुके हैं। उन्हीं का रुख करेंगे ज्यादा जानकारी और बातचीत के लिए इस खबर पर। जितेंद्र, हरियाणा मंत्री परिषद की आज अहम बैठक होगी दोपहर में, मुख्यमंत्री नायब सैनी इसकी अध्यक्षता करेंगे और बताया जा रहा है जितेंद्र की कई अहम फैसले आज मंत्री परिषद की इस बैठक में लिए जा सकते हैं। कैसे समझेंगे इस बैठक की अहमियत को जितेंद्र, कौन से हो सकते हैं वो अहम फैसले? देखिए, बिल्कुल मुमताज, आपने ठीक कहा कि एक और जहां हरियाणा का विधानसभा चुनाव जो है वो निकट भविष्य के अंदर ही होना है। अक्टूबर माह के अंदर चुनावी बिगुल बज रहा होगा। 3 नवंबर से पहले सरकार का जो गठन है वो किया जाना है। सरकार की तरफ से लगातार बड़े फैसले करने का काम किया जा रहा है। नायब सैनी के समक्ष जैसे ही कोई मुद्दा इस प्रकार का आता है उस पर तुरंत एक्शन वो लेते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि हाल ही में जो बदलाव हुआ है उसके बाद मुख्यमंत्री के तौर पर नायब सैनी की जो भूमिका है वो अब कोड ऑफ कंडक्ट हटने के बाद देखने के लिए मिल रही है। तो अलग अलग वर्गों को लेकर के बड़े कदम उठाने का काम सरकार कर रही है। आज कैबिनेट की इस बैठक के अंदर भी अगर हम बात करें तो 11 एजेंडे जो है वो अभी तक आ चुके हैं। इसके अलावा कुछ टेबल एजेंडाज भी होंगे। खासतौर से आज की जो ये बैठक है इस पर कच्चे कर्मचारियों को और सरकार के कर्मचारी जिनकी आयु 58 वर्ष होने के बाद उन्हें रिटायर कर दिया जाता है, उसे दोबारा से 60 वर्ष करने को लेकर के जो चर्चा है, जो खबर है वो सामने आ रही है। इसके अलावा अगर हम बात करें पेंशन को लेकर के जो हाल ही में जो कदम उठाए गए थे, स्वतंत्रता सेनानियों को लेकर के या फिर हिंदी आंदोलन में भाग लेने वाले जो लोग थे उनकी पेंशन को लेकर के, ऐसे बहुत से कदम जो है वो आज पेंशन को लेकर के भी इस कैबिनेट की बैठक के अंदर चर्चा किए जाएंगे। उन पर कौन सी किस प्रकार की मोहर लगी है ये बैठक के बाद हालांकि पता चल पाएगा। हमने देखा कि जब हमने मंत्री बिशंबर वाल्मीकि से बात की थी तो बुढ़ापा पेंशन बढ़ाने के पक्ष में भी वो नजर आए थे। अब ये देखना है कि आज की क्या इस बैठक के अंदर इस प्रकार का भी कोई विचार सामने लाया जाता है या नहीं लाया जाता, क्योंकि जो एजेंडा है उसमें अगर हम बात करें जो पेंशन को लेकर के भी एजेंडा जो है वो इसके अंदर रखा गया है, जिसमें हमने बताया कि एक और जहां पेंशन को लेकर के बात कही जा रही है, ये 11वां एजेंडा है मुमताज। और ओल्ड एज सम्मान अलाउंस स्कीम जो है उसके अंदर बजट अनाउंसमेंट नंबर 36 है। इसके अंदर जो कुछ अमेंडमेंट्स है इसकी बात जो है वो कैबिनेट के समक्ष रखी जाएगी। किस प्रकार के अमेंडमेंट्स होंगे और क्या राहत जो है वो लोगों को मिलने वाली है इसको लेकर के, ये बैठक के बाद ही हालांकि पता चल पाएगा, क्योंकि कैबिनेट में इन तमाम मसलों को लेकर के पूरी जो चर्चा है उसके बाद ही मुहर लगाने का काम किया जाता है, जब मुख्यमंत्री सभी मंत्रियों के साथ इसमें सहमति बना लेते हैं। तो इसी तरीके के जो एजेंडे हैं वो रखे गए हैं। जो इसके अलावा नॉन जुडिशियल जो स्टाम्प है उसे 10,000 से बढ़ाकर के 20,000 करने का जो फैसला है वो भी यहाँ पर देखने के लिए मिलेगा। कुछ जो ऐसे जो शहीद हैं उनकी बहनों को नौकरी देने का जो
प्रावधान है उसको भी कैबिनेट में मंजूरी देने का काम किया जाएगा। कुछ एक जो रिटायर जो कर्मचारी हैं उनको पुनर्नियुक्ति देने के भी मसले जो है वो कैबिनेट की इस बैठक में चर्चा में लाए जाने हैं। इसके अलावा राजस्व विभाग के 4 एजेंडे जो है वो बैठक के अंदर 3 से 4 एजेंडे हैं जिन पर चर्चा की जाएगी। उनमें किस प्रकार से फैसला आज किया जाता है इस पर भी जो नजर है वो बनी रहेगी। तो ये कहा जा सकता है कि आज प्रदेश में जिस तरीके से चुनावी बयार चल चुकी है, ऐसी स्थिति में सरकार के स्तर पर जो भी बड़े कदम उठाए जा रहे हैं उसमें कैबिनेट की अगर आवश्यकता है तो कैबिनेट के जरिए भी उन पर मोहर लगाने का काम यहाँ पर किया जाएगा मुमताज। और इसी को लेकर के आज 2 बजे की ये बैठक जो है वो काफी महत्वपूर्ण है, न सिर्फ सरकार के स्तर पर बल्कि सरकार की तरफ से लोगों को किस प्रकार की राहत जो है वो अलग अलग तरीके से दी जाएगी उस पर भी जो नजर है वो यहाँ पर रहने वाली है। अब ये देखना है कि किन किन मसलों पर मोहर लगती है और फाइनल तौर पर वो जनता के सामने निकल करके सामने आते हैं। सही कहा जितेंद्र आपने, काफी सारे एजेंडेज, काफी सारे फैसले आपने बताए अभी आपने हमारे इस खास कार्यक्रम के जरिए हमारे दर्शकों को। विधानसभा चुनाव बिल्कुल नजदीक हैं, ऐसे में कैबिनेट की बैठक में जो भी फैसले लिए जाएंगे वो मास अपीलिंग हो सकते हैं, बड़े पैमाने पर आवाम के दिल पर छाप छोड़ सकते हैं और इस हवाले से भी ये बैठक काफी अहम है जितेंद्र। देखिए बिल्कुल, और अलग अलग जगह से फीडबैक लेने का काम कर रहे हैं मुख्यमंत्री नायब सैनी। हमने देखा कि मुख्यमंत्री निवास में लोगों से सीधे जो है मिलते नजर आ रहे हैं, उनकी समस्याओं को का समाधान करते नजर आ रहे हैं। तो वहीं विधायकों के साथ भी लगातार चर्चा की जा रही है, अलग अलग स्तर पर जो फीडबैक आ रहा है। हमने देखा कि कांग्रेस के जो नेता हैं, वरिष्ठ नेता हैं, नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र हुड्डा की तरफ से भी ये कहा जा रहा है कि जिन घोषणाओं को जो कांग्रेस है वो कर रही है उसमें कई कदम जो है वो सरकार उनकी घोषणाओं को देख करके उठा रही है। हाल ही में जिस तरीके से कदम उठाया गया था जो क्रीमी लेयर को लेकर के ओबीसी वर्ग में जिसे 6 लाख से 8 लाख वार्षिक आय किया गया था, उस पर भी नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र हुड्डा ने यही कहा था कि ये कदम भी इसलिए उठाया गया है क्योंकि उनकी तरफ से इसे 10 लाख करने की घोषणा की गई थी। तो ये कहा जा सकता है कि जहां से भी कोई फीडबैक जो है सरकार को मिल रहा है और वो जनहित में हो सकता है उस पर तुरंत कदम उठाने का काम फिलहाल नायब सैनी सरकार करते हुए नजर आ रही है, ताकि चुनावी माहौल के अंदर किसी भी प्रकार की नकारात्मकता या एंटी इनकम्बेंसी की स्थिति जो है वो ना बनती नजर आए। लोगों की जो उम्मीदें हैं वो चुनाव से पहले ही उन उम्मीदों पर जो काम है वो शुरू कर दिया जाए, ये प्रयास कहीं ना कहीं मौजूदा सरकार का लगातार देखने के लिए मिल रहा है। जी जितेंद्र, आपसे गुजारिश है कि आप बने रहे हमारे साथ, अगली अहम खबर पर भी आपका रुख करेंगे। एक और बड़ा अपडेट हमारे पास, बीजेपी विधायक दल की भी आज बैठक होगी। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में मीटिंग होने जा रही है और आज की इस मीटिंग में बीजेपी के तमाम विधायक मौजूद रहेंगे। विधानसभा चुनाव को लेकर आज की इस बैठक में चर्चा होगी। रुख करेंगे अपने स्टेट हेड जितेंद्र चौधरी का एक बार फिर। जितेंद्र फुर्सत लेने के मूड में नहीं है, ना कोई पार्टी ना कोई नेता। आज मंत्री परिषद की भी बैठक है, इसके अलावा कई और मीटिंग्स में मुख्यमंत्री मसरूफ रहने वाले हैं। आज बीजेपी विधायक दल की भी बैठक है। विधानसभा चुनाव को देखते हुए बड़ी संजीदगी से, बड़ी गंभीरता से आगे बढ़ रहा है हर कोई। देखिए बिल्कुल, यूं तो मुख्यमंत्री नायब सैनी या फिर कहें कि जिस प्रकार से पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल आमतौर पर विधायकों से जो मुलाकात करने को लेकर के जो समय है वो रहा करता था, लेकिन आज औपचारिक तौर पर यह बैठक जो है वो रखी गई है और विधायक दल कार्यालय के अंदर ये बैठक होगी। सभी विधायकों के साथ इस बैठक के अंदर भी वो तमाम फीडबैक लिए जाएंगे जो चुनाव के मद्देनजर आवश्यक है और जनता जिसको लेकर के सरकार से अपनी उम्मीद रखती है, इसको लेकर के लगातार फीडबैक जो है वो लेने का काम किया जा रहा है। और उसी कड़ी में इस बैठक को भी देखा जा रहा है, क्योंकि आने वाले समय के अंदर अगर हम बात करें, हमने देखा कि 29 तारीख को पंचकुला में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जो है पहुंचेंगे। ऐसी स्थिति में बड़ी बैठक जो है, विस्तारीय बैठक जो है होती नजर आएगी। सांसद विधायकों की, मंत्रियों की किस प्रकार से जो फीडबैक को लेकर के जो कार्य है वो रहने वाला है, किस तरीके से सरकार काम कर रही है। तो एक सुर जो है वो इस प्रकार से बनता हुआ नजर आए और किस तरीके से चुनाव में जुटना है। क्या विधायक मानते हैं कि सरकार को कदम तुरंत उठाना चाहिए, क्योंकि इससे पहले हमने देखा था कि बहुत से ऐसे कदम जो है वो परिवार पहचान पत्र को लेकर के, पोर्टल की व्यवस्था को लेकर के कुछ एक ग्रीवेंसेस विधायकों की तरफ से लगातार अंदर बैठ करके बैठक में जरूर रखे जाते थे कि इस प्रकार की जो चीजें हैं उसमें जहां जहां ग्लिच या एरर है उससे लोग खासे परेशान हो रहे हैं। प्रॉपर्टी आईडी को लेकर के लोग खासे परेशान हो रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में मुख्यमंत्री नायब सैनी की तरफ से जहां हमने देखा समाधान शिविर लगाए गए हैं,
तो वहीं विधायकों से आगे भी फीडबैक लिया जा रहा है कि क्या अभी बेहतर तरीके से कार्य चल रहा है और कौन से कदम उठाने की जल्द सरकार को आवश्यकता है। इसको लेकर के ये जो बैठकें हैं, चाहे वो कैबिनेट की बैठक हो या फिर विधायक दल की बैठक हो, ये बैठक काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही है, जिसमें सरकार बिल्कुल संजीदगी के साथ तमाम कदम उठाते हुए कोई देरी नहीं करना चाह रही है। जी जितेंद्र, गुजारिश है आपसे कि कुछ वक्त और बने रहे हमारे साथ। इस खबर पर जानकारी देने के लिए शुक्रिया। गुरुग्राम का रुख करेंगे। यहाँ जिला लोक संपर्क एवं कष्ट निवारण समिति की बैठक हो रही है आज गुरुग्राम में। कष्ट निवारण समिति की ये बैठक जारी है, जिसकी अध्यक्षता मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी कर रहे हैं। बैठक में कुल 20 समस्या रखी गई है और सभी को लेकर सुनवाई की जाएगी। रुख करेंगे जितेंद्र चौधरी का, हमारे स्टेट हेड बने हुए हमारे साथ लगातार। जितेंद्र, ग्रीवेंस कमेटी की बैठक ले रहे हैं मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी, और जब से सीएम का पद संभाला है उन्होंने, ये उनकी पहली बैठक है ग्रीवेंस कमेटी की। गुरुग्राम में बैठक चल रही है। कौन सी अहम समस्याओं को आज निपटा सकते हैं मुख्यमंत्री इस बैठक में? कितनी अहम है आज की ये बैठक? देखिए, बिल्कुल बैठक, ग्रीवेंस कमेटी की बैठक हमने देखा कि अभी कमान संभालते ही इसको लेकर के जो सभी मंत्री हैं कहां कहां ग्रीवेंस की बैठक लेंगे, इसको लेकर के जो पूरा शेड्यूल है वो सामने आया था। और मुख्यमंत्री नायब सैनी की तरफ से गुरुग्राम की जो जिम्मेदारी है वो खुद को दी गई थी, यानी कि वे खुद या गुरुग्राम के जो ग्रीवेंसेस है उनको लेकर के बैठक करने वाले हैं। आज ये बैठक हो रही है। 20 समस्याएं जो है मुख्य तौर से इसके अंदर जो एजेंडे में रखी गई है, जिसको लेकर के जो मौके पर समाधान करने का प्रयास जो है वो सरकार का रहेगा। किस प्रकार की समस्याएं हैं वो अब से कुछ ही देर बाद हम दर्शकों के समक्ष भी रखने का काम करेंगे। यानी कि अभी गुरुग्राम में नायब सैनी इस बैठक को कर रहे हैं, ग्रीवेंस की ये बैठक है। इससे पहले डोर टू डोर जो कचरा उठाने वाले जो वाहन है उसको हरी झंडी दिखाने का काम भी नायब सैनी की तरफ से किया गया है। सैनिटरी पैड की जो वेंडिंग मशीन है उसको भी यहाँ पर जो है शुरू किया गया है। तो ये कहा जा सकता है कि तमाम विषय जो लोगों से जुड़े हुए हैं, क्योंकि हमने देखा था कि जब राव इंद्रजीत सिंह जीत करके आए थे तो अगले ही दिन उन्होंने कहा कि कचरे की समस्या जो है बड़ी समस्या गुरुग्राम में देखने के लिए मिली थी। तो सरकार के स्तर पर, जैसा कि हम लगातार चर्चा भी कर रहे हैं और अब हम तीसरे मसले पर चर्चा कर रहे हैं, तो ये कहा जा सकता है कि सरकार के स्तर पर जो भी विषय उनके संज्ञान में आया है नायब सैनी के, तो लगातार उस पर कदम उठाने का काम किया जा रहा है। शुक्रिया जितेंद्र आपका इस तमाम जानकारी के लिए। जितेंद्र, बहुत बहुत शुक्रिया। और यहाँ हम रुख करेंगे हिमाचल प्रदेश का। देहरा उपचुनाव की सियासत में अब दिलचस्प राजनीतिक सरगर्मियां सुर्खियों में है। कांग्रेस उम्मीदवार कमलेश ठाकुर चुनावी मैदान में है और बीजेपी उम्मीदवार होशियार सिंह उनके सामने है। लिहाजा आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। बीजेपी और कांग्रेस पार्टी के नेता एक दूसरे को घेरने में जुटे हैं। देहरा विधानसभा सीट हॉट सीट बन गई है उपचुनाव में। मनोज धीमान मेरे सहयोगी इस खबर पर जुड़ गया। मनोज, देहरा पर जैसे ही कांग्रेस उम्मीदवार के तौर पर कमलेश ठाकुर के नाम का ऐलान हुआ, वैसे ही बीजेपी हमलावर हो गई थी कांग्रेस पर। इधर कांग्रेस ने भी बीजेपी पर पलटवार करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। देहरा सीट बहुत दिलचस्प बनी हुई है। तफसील से बताइए कैसा मुकाबला चल रहा है इस सीट पर उपचुनाव को लेकर? बिल्कुल मुमताज, देखिए देहरा में उपचुनाव है और देहरा विधानसभा क्षेत्र से अगर बात करें होशियार सिंह की, तो वो 2 बार निर्दलीय जीत चुके हैं और अब भाजपा के निशान पर चुनाव लड़ने जा रहे हैं। ऐसे में अगर कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस की तरफ से मुख्यमंत्री की धर्मपत्नी कमलेश ठाकुर कांग्रेस प्रत्याशी हैं और उनका चुनावी प्रचार भी ताबड़तोड़ चला हुआ है। कहा जा सकता है कि दोनों ही दलों के लिए ये सीट जीतना काफी जो है वो मुशक्कत भरा है। दोनों ही दल जो हैं काफी खून पसीना बहा रहे हैं अपना इस चुनावी प्रचार में। यानी कि कांग्रेस की बात की जाए तो कांग्रेस से सभी बड़े नेता और विधायक जो हैं वो कमलेश ठाकुर के साथ चल रहे हैं, चुनावी प्रचार कर रहे हैं। कल ढलियारा में उन्होंने अच्छा खासा प्रचार किया है। वहीं दूसरी ओर अगर भाजपा की बात करें तो भाजपा के प्रत्याशी होशियार सिंह भी प्रचार में जुटे हुए हैं। तमाम वो नेता जो हैं वो भाजपा के सभी जो हैं वो चुनावी प्रचार में जुटे हुए हैं और जो भाजपा में कहीं ना कहीं नाराजगी चल रही थी, उन नाराज लोगों को मनाने का काम भी चल रहा है, जिसके लिए खास करके विपिन सिंह परमार और विक्रम जरयाल, साथ ही साथ राकेश जम्वाल की ड्यूटी जो है वो भाजपा की तरफ से लगाई गई है। यानी कि ये रूठे हुए लोगों को मनाने में लगे हुए हैं। ऐसे में कांग्रेस भी जो है वो लगातार चुनावी प्रचार कर रही है। एक तरफ नारा चला हुआ था देहरा की बेटी और दूसरी तरफ देहरा का बेटा जो है, ये नारा जो है देहरा में चल रहा है। यानी कि एक तरफ कहा जा रहा है कि जो कमलेश ठाकुर हैं उनका मायके जो है वो देहरा में है, तो वहीं दूसरी ओर देहरा में होशियार सिंह जो है उनको देहरा का बेटा कहा जा रहा है। तो ऐसे में काफी जो है वो ये
रोमांचक चुनाव देखने को मिल रहा है, क्योंकि अब बार पलटवार भी लगातार हो रहा है। भाजपा लगातार कांग्रेस को घेरती हुई नजर आ रही है। गारंटियां जो है, उन गारंटियों पर जो है अच्छे खासे आरोप जो है वो प्रदेश सरकार पर लगाए जा रहे हैं। वहीं सरकार द्वारा भी यही कहा जा रहा है, जिस तरह मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा था कि आप विधायक से पूछिए कि उन्होंने जो इस्तीफा है वो क्यों दिया, तो विधायक ही बताएंगे। वहीं विधायक ने, जो होशियार सिंह है, उन्होंने भी कल सीधा सीधा आरोप जड़ दिया है कि 15 महीने में देहरा में कोई काम नहीं हुआ। और यही जो है आरोप प्रत्यारोप एक दूसरे पर लगते हुए नजर आ रहे हैं, और चुनावी बेला है, इसमें लाजमी होता है कि आरोप प्रत्यारोप चलता है, इसका दौर भी चलता है। और नतीजे किस तरह के सामने आएंगे तमाम इल्जाम तराशियों के बाद, आरोप प्रत्यारोप के बाद। बहुत शुक्रिया आपका मनोज, इस खबर की तह तक पहुंचने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और अब रुक करेंगे उत्तराखंड का। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी दिल्ली दौरे पर हैं। प्रधानमंत्री समेत कई केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात के कार्यक्रम है उनके। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से भी उन्होंने मुलाकात की। केंद्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्री से भी उन्होंने मुलाकात की। केंद्रीय राज्य मंत्री अजय टम्टा से भी उन्होंने मुलाकात की। लोकसभा के नवनियुक्त अध्यक्ष ओम बिरला से भी उन्होंने मुलाकात की और स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा से भी उन्होंने मुलाकात की। उत्तराखंड के विकास की योजनाओं पर चर्चा की। नासिर हुसैन मेरे सहयोगी इस खबर पर बने हुए, उनका रुख करेंगे। नासिर, सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कई केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात की है, जान सकते हैं उत्तराखंड के हवाले से कितनी अहम थी मुलाकात? उन्होंने बधाई भी दी नई जिम्मेदारियां संभालने पर और उत्तराखंड के तमाम मुद्दों को लेकर चर्चा भी की। मुख्यमंत्री इन दिनों दिल्ली के दौरे पर हैं। पहले सबसे पहले उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की और उन्हें नई सरकार बनाने पर, तीसरी बार सरकार बनाने पर बधाई दी। इसके अलावा तमाम जो केंद्रीय नेता हैं उनसे मुलाकात की। राजनाथ सिंह, स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा और केंद्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्री से मुलाकात की। केंद्रीय परिवहन राज्य मंत्री अजय टम्टा से मुलाकात की। तमाम मंत्रियों से मुलाकात करने के बाद उनको बधाई दी और बधाई के साथ साथ उनसे ये भी कहा है कि राज्य के विकास के लिए जो योजनाएं हैं उसका लाभ कहीं न कहीं उत्तराखंड की जनता को मिलना चाहिए। इसके लिए उन्होंने, क्योंकि उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में एक एयरपोर्ट है, उसका विस्तारीकरण होना है, उसके लिए जमीन की मांग केंद्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्री से की है कि उसकी जमीन उनको दी जानी चाहिए, क्योंकि एयरपोर्ट से लगी हुई जमीन वन विभाग की है, जिससे एयरपोर्ट का विस्तारीकरण किया जा सके। इसके अलावा जो भी समस्याएं थी वो तमाम मंत्रियों को बताई और जो योजनाएं हैं, जो राज्य को जिनकी आवश्यकता है, उनके बारे में चर्चा की है। इसलिए कह सकते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी के साथ साथ तमाम केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात कर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्य की विकास योजनाओं पर चर्चा की है। शुक्रिया नासिर आपका इस खबर पर तमाम अपडेट्स देने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया। और इसी के साथ हमारे आज के खास कार्यक्रम खबर की तह तक में फिलहाल मेरे साथ इतना ही। मुझे दें इजाजत, लेकिन बाकी हम खबरों के लिए आप बने रहें खबरें अभी तक के साथ। नमस्कार।